Hi, so this is revision class, General Studies Revision, class number 32. Polity, Geography, History, Economics and Current Affairs के ये सारे टॉपिक्स हम इन अबाउट 30 मिनट्स ऑफ टाइम में कवर करेंगे. Let us start with quick facts of polity. Chief Minister of Delhi shall be appointed by the President of India. यूजुअली जो राज्य होते हैं, राज्य में जो गवर्नर होता है वो अपॉइंटमेंट करता है चीफ मिनिस्टर का. बट दिल्ली के केस में चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे ऐसे ऑर्डर मिलते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 69th Amendment Act 1992 has added two new articles, 239AA and 239AB. ये दो आर्टिकल्स ऐड हुए थे. इसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है. 239AA, 239AB, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992. प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है. इमरजेंसी के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? टेल 352 लाइक दिस. इन इंडिया अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कैन बी लेवाइड बाय. जो टैक्स है एग्रीकल्चर इनकम पे, हमने पढ़ा था ना, सब्जेक्ट, स्टेट, कॉन्करेंट एंड यूनियन. तो जो टैक्स है एग्रीकल्चर इनकम पे, ये हमेशा स्टेट गवर्नमेंट लगाती है. अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन द पावर्स टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और अदर ऑर्डर मेड इट प्रीवियसली. एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया, बट अब सुप्रीम कोर्ट को बाद में लगा कि डीपीएसपी जो है, फंडामेंटल राइट्स, कुछ बैलेंस होना चाहिए, या फिर प्रीएम्बल को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट अपने रिव्यूज को, डिसीजन को रिव्यू करता है और करेक्ट भी करता है. ये है आर्टिकल 137 में. पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. पिटीशन बाय एनी कॉन्शियस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन अग्रीव्ड पर्सन और ग्रुप फॉर रीजंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. जैसे एक आम जनता है या कोई पर्सन है, उसके साथ इनजस्टिस हुआ, बट वो अपनी जस्टिस की आवाज उठा नहीं पा रहा है, तो आप उसके बिहाफ पे आप एक पीआईएल फाइल कर सकते हो. कोई भी कॉन्शियस पर्सन ये कर सकता है बिहाफ ऑफ एन अग्रीव्ड पर्सन या किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए भी. तो दिस इज पब्लिक, जनता के इंटरेस्ट के लिए आप लिटिगेशन कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. आर्टिकल 103 है, 100 पार्ट दिस 3 ब्रैकेट 3. आर्टिकल 100 में कोरम दिया हुआ है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, वो है 1/10. मतलब जैसे हाउस का जो स्ट्रेंथ है 250, तो राज्यसभा चलने के लिए कम से कम 25 मेंबर उस सेशन में प्रेजेंट होने चाहिए. रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? डाइसीज के प्रिंसिपल होते हैं. रूल ऑफ लॉ मतलब नो पर्सन कैन बी पनिश्ड अनलेस हिज गिल्ट इज एस्टैब्लिश्ड बाय अ फेयर ट्रायल. जब तक उसको ट्रायल नहीं हो रहा है, एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है कि दिस पर्सन इज गिल्टी, देन ओनली आप उसको पनिशमेंट देंगे. दिस इज रूल ऑफ लॉ. हमारा कंट्री नियम के हिसाब से चलता है. रूल ऑफ लॉ हैज टू बी देयर. द टर्म लॉ यूज्ड इन द एक्सप्रेशन रूल ऑफ लॉ जो है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. दिस इज नॉट नेगेटिव. रूल ऑफ लॉ में जो लॉ है, लॉ एक पॉजिटिव फोर्स है, पॉजिटिव लॉ है. पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? नहीं, पैक स्पीकर को नहीं करती. कैग स्पीकर को, कैग जो होता है वो प्रेसिडेंट को करता है, पैक प्रेसिडेंट को नहीं करती. पैक जो होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अपनी रिपोर्ट, बिकॉज ये पार्लियामेंट की कमेटी है, तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है. तो पैक सबमिट रिपोर्ट्स टू लोकसभा स्पीकर. पॉजिटिव टर्म है लॉ. रूल ऑफ लॉ में रूल ऑफ लॉ मतलब नियम के हिसाब से काम होगा. कोरम होता है 1/10. पीआईएल होता है लाइक किसी के बिहाफ में आपने, कॉन्शियस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में आपने फाइल किया, लिटिगेशन किया. 137 होता है स्टेट गवर्नमेंट, कॉम, यूटी ऑफ दिल्ली, 239AA एंड AB, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं सीएम ऑफ दिल्ली. सो ये क्विक फैक्ट्स थे. डीपीएसपी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये कुछ डीपीएसपी है जो हमने पहले कवर नहीं किए. ये अमेंडमेंट है और ये आउटसाइड पार्ट 4 के डीपीएसपी है. डीपीएसपी बन गए. अब डीपीएसपी में भी मॉडिफिकेशन होगा, अमेंडमेंट होगा. तो पहला अमेंडमेंट आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, आर्टिकल 39A. तो देखो, जहां नया लेटर आ रहा है मतलब वो बाद में ऐड हुआ है. 39A क्या हुआ? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. ये 39A है. 39F क्या है? सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. 43A क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज.
48A क्या है, इम्प्रूव करो एनवायरमेंट, सेफगार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 42nd CAA 1976 में हुआ। फिर इसके बाद 44th अमेंडमेंट आया 1978 का, इसमें आर्टिकल 38(2) हुआ, मिनिमाइज करे इनइक्वालिटी, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दे। तो दिस इज 38(2). फिर आता है 86th CAA 2002। यह अमेंड हुआ सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 में, बिकॉज अब एलिमेंट्री एजुकेशन राइट अंडर 21A आ गया है। राइट अंडर 21A मतलब फंडामेंटल राइट बन गया है एजुकेशन। आर्टिकल 45 अब ये बोलता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। देन 97 CAA होता है 2011 का। आर्टिकल 43B आता है, इसमें है वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। तो ये अमेंडमेंट्स हुए हैं DPSP में। पहला अमेंडमेंट हुआ 42nd CAA 1976, सेकेंड हुआ 44th 1978, थर्ड हुआ 86th 2002 और फिर 97th हुआ 2011 में अमेंडमेंट्स। अब कुछ DPSP है जो पार्ट 4 के बाहर है, जैसे कि आर्टिकल 335। ये बोलता है क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अपॉइंटमेंट में, सर्विसेज में, पोस्ट्स में इनमें क्लेम्स को अकोमोडेट करना होगा। आर्टिकल 350A बोलता है enjoins every state and every local authority within the state to provide adequate facilities for the instruction in the mother tongue में facilities दो linguistic minority area में। 351 बोलता है promote the spread of हिंदी। तो यहाँ linguistic minority को mother tongue और यहाँ पर spread of हिंदी 351 में है, कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया को प्रमोट करो। तो ये आउटसाइड है पार्ट 4 में, 335, 350A एंड 351। सो दिस कंप्लीट्स DPSP। पहले हमने DPSP 1 by 1 पूरे देखे थे 36 to 51। DPSP इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है वोल्केनिज्म और दूसरा होता है अर्थक्वेक। दोनों काफी मिलते जुलते हैं, दोनों का क्लोज कनेक्शन है। वोल्केनिज्म क्या होता है? वोल्केनिज्म मतलब ये होता है कि अर्थ के अंदर जो हीटेड मटेरियल है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, वो बाहर आ गया, तो वो वोल्केनिज्म है। लावा बाहर आ गया, मैग्मा, सो दैट इज कॉल्ड वोल्केनिज्म। तो वोल्केनो क्या होता है? एक वेंट होता है, एक ओपनिंग है जिससे हीटेड मटेरियल जैसे गैसेस, वाटर, लिक्विड, लावा, फ्रेगमेंट ऑफ रॉक, ये सब अर्थ सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो वो वोल्केनिज्म कहलाता है, वो वोल्केनो कहलाता है। ज्यादातर जो वोल्केनो होते हैं वो कहां पर है? सरकम पैसिफिक बेल्ट में है। इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। ये जो है, ये बेल्ट स्टार्ट होती है से एर्बुरस माउंटेन ऑफ अंटार्कटिका से, फिर ये एंडीज एंड रॉकीज चलती है, अलास्का में पहुंचती है, फिर एशियाटिक कोस्ट में आती है, फिर ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं जैसे साखालिन, कामचटका, देन जापान, हवाई एंड अलाउटिन। यहाँ पूरा ऐसे करके, एक्चुअली ये पैसिफिक है, इधर अपना एशिया हो गया, इधर अमेरिका हो गया। ये जो बेल्ट है दिस इज कॉल्ड सरकम पैसिफिक बेल्ट। यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। देन एक मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट होती है, ये कन्वर्जन जोन है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का। दो कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा रही है तो वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी। जैसे अल्पाइन माउंटेन चेंज है, मेडिटेरेनियन सी में आती है। फॉल्ट जोन ऑफ अफ्रीका, कल हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड दिस रिफ्ट वैलीज, सो जोन ऑफ अफ्रीका से, तो ये एक प्लेट्स बनती है। फिर आती है मिड अटलांटिक प्लेट। मिड अटलांटिक प्लेट कहाँ पर है? अटलांटिक के बीच में है, तो यहाँ पर भी लाइक सी फ्लोर स्प्रेडिंग वगैरह हो रहा है। तो इस जगह पर वॉल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा है। बाकी इंट्रा प्लेट भी होता है, कहीं कुछ जो एरिया है वहां पे प्लेट के बीच में भी एक्टिविटी हो रहा है, जैसे इंडियन पेनिनसुला में कई जगह है। तो इस तरीके की प्लेट के बीच में भी, मतलब ऐसा कोई फिशर नहीं है, दिस वन प्लेट, बीच बीच में कहीं ओपनिंग पॉसिबल है, तो वो इंट्रा प्लेट हो जाती है। बट जो प्राइमरली वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो सरकम पैसिफिक बेल्ट में सबसे ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा है। अब वॉल्केनोज कैसे हो सकते हैं? वॉल्केनोज हो सकते हैं एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो वो होता है जिसने पिछले 10,000 साल में एक बार इरप्शन है वहां पे, जैसे माउंट एटना, सिसिली। आज सारे ये जो हेडिंग्स हैं इन सबको मैप में देखना है, एटलस में। देन दिस इज हेक्ला आइसलैंड, दिस इज इथियोपिया का, देन जावा का, देन कोलंबिया का। ये एक्टिव वॉल्केनो कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है माउंट एटना, सिसिली। डोरमेंट है मतलब उसने बहुत टाइम से इरप्शन नहीं हुआ है, बट इट इज पॉसिबल, वो एक्टिव है अभी भी।
Mount Fuji, Japan, Mount St. Helen, Washington, etc. This is a very beautiful mountain, Mount Fuji. एक्सटिंक्ट हो गया है, मतलब अब वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। जैसे माउंट किलीमंजारो तंजानिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ वॉल्केनोज हो गए, लाइक दैट। अब पीरियोडिसिटी में भी हो सकता है, जैसे पीरियोडिसिटी के हिसाब से एक्टिव वो है जो फ्रिक्वेंटली हो रहा है, जैसे माउंट स्ट्रोम्बोली है इटली का, जैसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन बोलते हैं। इंडिया में बैरन आइलैंड है। डोरमेंट वो है जो साइंस हैं बट अभी तक ऐसा कुछ इरप्शन वहां पे हुआ नहीं है, जैसे किलीमंजारो हो गया, पॉसिबल है फ्यूचर में। एक्सटिंक्ट मतलब अब वहां पे एक्टिविटी नहीं है। तो ये पीरियोडिसिटी के हिसाब से हमने ऐसे भी क्लासिफाई कर रखा है। तो ये है वॉल्केनो, वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिक एक्टिविटी का डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है अर्थक्वेक। अर्थ मतलब जमीन, क्वेक मतलब कंपन, तो भूकंप आ रहा है। अर्थक्वेक बेसिकली वाइब्रेशन है अर्थ का, जो रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी से होता है। अर्थ में बहुत सारा टेंशन क्रिएट हो गया फॉल्ट्स में, प्लेट्स में, सडनली प्लेट टूटती है या फिर टेंशन रिलीज होता है, तो एक जर्क के साथ बहुत सारा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रेडिएट हो रही है, सब डायरेक्शन में जाएगी एनर्जी, वेव्स की तरह ट्रेवल करेगी। तो इससे क्या होगा, रंबलिंग होगी, साउंड होगा, ट्रेमर होगा और डिस्ट्रक्शन भी होगा। जिस जगह पे अर्थक्वेक हुआ, जहां पे एनर्जी रिलीज हुई, उसको बोलते हैं फोकस। जिस जगह पे फोकस था उसके जस्ट ऊपर, वर्टिकली अबव सरफेस में, बिकॉज फोकस हो सकता है अर्थ के इनसाइड हो, जस्ट सरफेस पे वर्टिकली अबव द फोकस होता है इपीसेंटर। अब इसके बाद इंटेंसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा इपीसेंटर में होती है, फिर जितना हम दूर होते जाएंगे उससे उतना ही अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम वाइब्रेशन इपीसेंटर में देखने को मिलता है। फिर सेसमिक सेंसर पूरे वर्ल्ड में रहते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे सेसमिसिटी आई। अब सेसमिसिटी का मतलब ये नहीं कि केवल अर्थ के अंदर कोई प्लेट्स वगैरह की एक्टिविटी से ही अर्थक्वेक आया है। कई बार हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट कर रहे हैं तो भी सेसमिसिटी आती है। एक डैम है कोयना डैम, तो यहाँ पे वाटर इंड्यूस्ड सेसमिसिटी आ गई। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सेसमिसिटी सेंटर बस अर्थ के अंदर होने वाले दिस एनर्जी रिलीज को डिटेक्ट करता है। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वो होता है रिक्टर स्केल, 0 और 9 लॉगरिदमिक होता है। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कैसे अर्थक्वेक हुआ, कॉज ऑफ अर्थक्वेक क्या है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी वेव का भी एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी पढ़ेंगे कि शेडो जोन क्या है एटसेट्रा, वो भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस अर्थ का जो अंदर से सेसमिसिटी आ रहा है, इसके हिसाब से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक क्या होता है, सिंपल, टेंशन कंप्रेशनल एनर्जी है वो रिलीज हो गई। प्लेट्स डायनामिक हैं, कभी वो टकराती हैं, कभी फ्रिक्शन होता है, इन सब के कारण एनर्जी रिलीज होती है। प्लेट्स टूटती है तो भी एनर्जी रिलीज होती है। तो जहां वॉल्केनिसिटी है, फॉल्टिंग है, इलास्टिक रिबाउंड है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे कोयना है, एंथ्रोपोजेनिक कोई एक्टिविटी है, प्लेट टेक्टोनिक कुछ है, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी और वहां पे अर्थ का क्वैक होगा, ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज होगी, एटॉमिक एक्सप्लोजन के इक्विवेलेंट होती है। तो दिस इज दैट। तो इसके कारण अर्थक्वेक होता है। तो अर्थक्वेक के बहुत सारे रीजंस हैं, ये सारे रीजंस पॉसिबल है। अब अर्थक्वेक कहाँ पे होगा, जहां वॉल्केनिज्म ज्यादा है, ऑब्वियसली। सरकम पैसिफिक बेल्ट में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक मिलते हैं। मिड अटलांटिक बेल्ट में भी अर्थक्वेक मिलते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, मेडिटेरेनियन सी, हिमालय, हमारे हिमालय में काफी अर्थक्वेक मिलते हैं। इंडिया को कितने अर्थक्वेक जोन्स में डिवाइड कर रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडिया को कितने अर्थक्वेक जोन्स में डिवाइड कर रखा है, हाईएस्ट कैटेगरी में कौन कौन सा एरिया इंडिया का आता है जहां अर्थक्वेक प्रोन है वो एरिया। देन हिमालय है, ये वॉल ऑफ नॉर्थ है, तो यहाँ ज्यादा अर्थक्वेक है। तो सेस्मिसिटी जो होता है ये डिफरेंट हो सकती है, ये अर्थ के कितनी एनर्जी रिलीज हुआ, दैट इज दिस। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हम डिटरमाइन कर रहे हैं रिक्टर स्केल से। जो इंटेंसिटी है इसका भी एक स्केल होता है, उस स्केल का नाम क्या है, आंसर। ओके, तो एक रिक्टर स्केल है और एक और दूसरी स्केल है, उसका नाम क्या है, आंसर। तो दिस इज अर्थक्वेक। ओके, कल हमने पढ़ा था मुगल्स के बारे में, अभी हम देखते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उसमें भी मनसबदारी। एक्चुअली मुगल्स पूरा, इनका जो फौज था वो बड़ा सिस्टमैटिकली अरेंज्ड था। मनसबदारी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वहां पे। तो ये नोबल्स थे, ये मुगल आर्मी की नोबिलिटी थी, नोबल्स थे ये मनसबदारी। ये 1577 में अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें दो रैंक होती थी, एक होता था जाट, दूसरा होता था सवार। 40th रेगनल ईयर में इसको इंट्रोड्यूस किया था, मतलब जब अकबर को रूल करते हुए 40 इयर्स हो गए थे, से लाइक दैट। तो ये इस तरीके से था।
जाट क्या होता था, ये पर्सनल पे एंड स्टेटस ऑफ द नोबल होता था कि उसके हिसाब से उसको कितना पैसा मिलेगा, उसका क्या स्टेटस रहेगा फौज में, ये जाट। सवार क्या होता था कि उसके पास कितने हॉर्समैन है, घोड़े, बिकॉज उस टाइम पे जैसे अभी टैंक्स होते हैं, उस टाइम पे हॉर्सेस को माना जाता था बैटल्स के लिए इंपॉर्टेंट। तो कितने टैंक्स हैं, गन्स हैं, मतलब कितने हॉर्सेस हैं उसके पास। तो रैंक के हिसाब से, पे के हिसाब से जाट को उतने सवार कैरी करने पड़ते थे। तो देर वॉज पॉसिबिलिटी द एग्जिस्टेंस ऑफ जाट रैंक विदाउट सवार भी होता था। बट ऐसा नहीं था कि नेवर अ सवार रैंक विदाउट अ जाट रैंक। मतलब एक पोस्ट है, जाट है, उसका स्टेटस है नोबल का, अकॉर्डिंगली उसके 100 घोड़े रखने हैं, 1000 घोड़े रखने हैं, ऐसे उसको रखना पड़ता था। मनसब जो होता था ये मेरिट के बेस में था, हेरिडिटरी नहीं था, इंपॉर्टेंट। जो दूसरा फीचर था मनसबदारी का वो था दिस, जब्ती भी हो जाती थी। जैसे डेथ हो गया मनसबदार का तो उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड हो जाएगी। एक मनसबदार था, जैसे इसको 500 की रैंक है, एक आमिर होता था 500 से 2500, फिर 2500, इस तरीके से रैंकिंग होती थी इनकी, अलग अलग हायरार्की है। नकदी, अब इनको पेमेंट कैश में भी होता था, कुछ जागीर दे दी जाती थी, कोई खेत वगैरह ऐसे उनको जमीन दे दिया, जागीरदार हो गए। तो जहांगीर ने दुसापा, शिहासपा, ऐसे 2-3 हॉर्सेस ऐसे करके एक रैंक बनाया और इस तरीके से इसमें रिफॉर्म करने की कोशिश किया जहांगीर ने। शाहजहां ने इंट्रोड्यूस किया 1/3 1/4 स्केल डाउन किया मनसबदार का। एक्चुअली मनसबदार बढ़ते जाएंगे और मनसबदार बढ़ते जाएंगे तो इनको पेमेंट करने में मुगल्स का सारा पैसा खर्च हो जाएगा। जैसे अकबर के टाइम पे 180 थे, अभी औरंगजेब के टाइम पे 15,000 हो गए। तो ये भी एक टाइम था कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा वास्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं, इतना डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, स्प्रेड हो गया कि वो कंट्रोल या मैनेज ही नहीं हो रहा था, वो अपने आप क्रम्बल होने लग गया। दिस वॉज द प्रॉब्लम। और फिर जो लेटर मुगल्स आते हैं वो काफी वीक होते हैं, कैपेबिलिटी नहीं होती उनमें, तो उसके कारण भी ये मुगल एम्पायर डिटीरियोरेट होता है। एक होता है लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, 1556 में अकबर के रीन पे ही। तो एक मतलब जैसे वसूली करनी है, वसूली इन द सेंस टैक्स लेना है एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस पे, लैंड रेवेन्यू पे, तो उसका तरीका क्या हो। तो शेरशाह के टाइम पे ऐसा बेसिक आ गया था कि एक सिंगल प्राइस लिस्ट के बजाय जमीन कैसी है उसके हिसाब से एनुअल असेसमेंट हो, बिकॉज किसान तभी पैसे देगा, टैक्स देगा जब उपज होगी। तो रेवेन्यू सिस्टम ऐसे इन्होंने जनरेट किया। तो एक इस तरीके का रेवेन्यू सिस्टम बनाया उन्होंने, लैंड को नापना चालू किया उन्होंने। इसमें टोडरमल का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क था, मेजरमेंट ऑफ लैंड किया इन्होंने। फिर 1580 में दहसाला सिस्टम आया, बंदोबस्त अर्जी और द जब्ती सिस्टम। फिर क्रॉप्स में ऐसा हो गया कि लास्ट 10 ईयर्स में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके हिसाब से टैक्स आपका बनेगा, इतना टैक्स आपको एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। जैसे 1/3 जो है क्रॉप का लास्ट 10 ईयर्स में, जैसे 100 क्विंटल हो रहा है आपका, तो इसका 1/3 आपको लास्ट 10 ईयर असेसमेंट का गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिस वॉज द वे फॉरवर्ड। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ राजा टोडरमल में, स्थाली शेयर। फिर लैंड्स को मेजरमेंट कराया बीघा में। फिर लैंड्स की कैटेगरी भी देखा गया कि मतलब उपजाऊ जमीन है तो टैक्स ज्यादा होगा, कम उपजाऊ है तो कम प्रोडक्शन, कम टैक्स। ओलज क्या होती है, कल्टीवेशन में है। चाकर क्या होती थी, जो मतलब फैलो है, बहुत टाइम से उसमें उपज नहीं हुआ है। और बंजर मतलब जो किसी काम की नहीं है, 5th ईयर में ऐसा। तो साइंटिफिकली इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम जनरेट किया, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड मनसबदारी। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है मुगल्स में वो है पेंटिंग। तो हुमायूं ने स्टार्ट किया मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। और फिर ख्वाजा अब्दुल समाद एंड मीर सैयद अली, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। ये जो थे ये पीपल थे, स्टूडेंट थे behzad के, और ये काबुल दिस यहाँ पे आते हैं और फिर मुगल स्कूल पेंटिंग चालू होता है। अब अकबर ने पेंटर्स को अच्छे से प्रोटेक्शन भी दिया, उनको मनसबदार की रैंक दे दी। यहाँ पे पेंटर्स ने ही अलग पेंटर्स ने वर्क किया, फतेहपुर सीकरी में काम कर रहे थे। द वर्क ऑफ ऑल पेंटर्स आर वीकली लेड बिफोर मैजेस्टी। तो उन्होंने कारखाना सिस्टम लगाया और एक दरोगा भी होता था जो काम चेक करता रहता था कि सिस्टमेटिकली आपका काम पेंटिंग हो रहा है या नहीं। तो पेंटिंग इन्होंने मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले लाइन पे करने लग गए पेंटिंग। देन ख्वाजा अब्दुल समाद थे, ये हेड थे और वॉज नोन फॉर द टाइटल शीरीन कलाम, स्वीट पेन, बिकॉज यहाँ एक और टर्म आएगा वो है कैलीग्राफी, राइटिंग। फिर बाद में मिंट है, फिर दीवान एट मुल्तान बन गए। अब अकबर के टाइम पे आएगा और जहांगीर के टाइम पे पीक आएगा, इसका जेनिथ आएगा। तो जहांगीर ने काफ़ी ऐसे अच्छे पेंटिंग्स वगैरह बनाए यहाँ पे और मुगल अपने जेनिथ पे पहुंचा पेंटिंग। बट इसके बाद औरंगजेब विल लूज इंटरेस्ट, फिर यही मुगल जो पेंटर है पैट्रोनेज नहीं मिलेगा, अलग अलग जाएंगे और रीजनल पेंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, रीजनल स्कूल्स।
सिमिलर इज विद म्यूजिक। म्यूजिक में मोस्ट मुगल्स जो थे वो पैट्रोनाइज किया उन्होंने म्यूजिक को, और म्यूजिक को ये अकबर के कोर्ट में भी काफी फ्लरिश हुआ। ग्वालियर घराना था, कश्मीर भी था, यहाँ से आर्टिस्ट आए। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है तानसेन का। तो तानसेन ने एक ध्रुपद आया, यहाँ पे ध्रुपद हुआ, अकबर के कोर्ट में ध्रुपद हुआ। दिस इज अ स्टाइल, म्यूजिक का स्टाइल है ध्रुपद। ये ट्रेडिशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ। बिलास तोड़ी, तानसेन ने भी बहुत सारी राग वगैरह बनाई, तो ये म्यूजिक का भी यहाँ पे ग्रोथ होगा। शाहजहाँ के टाइम पे और एनकरेजमेंट मिलेगा, ख्याल आएगा। तो ये जो स्कूल्स हैं, ध्रुपद हुआ, स्लो है, ख्याल हुआ, इसमें थोड़ा पोएट्री टाइप हो रहा है, ख्याल एंड ऑल, ये सारे म्यूजिक के सिस्टम यहाँ पे ग्रो होंगे। तो दिस इज पेंटिंग, म्यूजिक, दिस इज अबाउट मनसबदारी एंड लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स। ओके, इकोनॉमी की बात करें तो आज हम पढ़ते हैं डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट मतलब शॉर्टफॉल हो गया, कम हो गया, पैसे कम पड़ गए। डेफिसिट इज द अमाउंट बाय विच अ सम फॉल्स शॉर्ट ऑफ सम रेफरेंस अमाउंट, तो वो डेफिसिट हो गया, कम पड़ गया। डेफिसिट के टाइप्स क्या होते हैं? एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू रिसीट ऑन टैक्स, नॉन टैक्स साइड, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना टैक्स आया रेवेन्यू का और कितना हमसे खर्चा हो गया, उन दोनों का जो डेफिसिट होता है वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिनोनिमस होता है कंजम्पशन, नॉन डेवलपमेंट एटसेट्रा। ये एक्चुअली बजट में हम देखते हैं। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों का डिफरेंस इज रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल क्या होता है? फिस्कल में टोटल आ जाता है। फिस्कल डेफिसिट मतलब कंट्री का टोटल खर्चा और टोटल अर्निंग का डिफरेंस। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट है, नेट टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू ऐड किया, कैपिटल रिसीट ऐड किया, रिकवरी ऑफ लोन और दूसरे रिसीट, और खर्चे उससे सारे कम कर दो, तो वो फिस्कल डेफिसिट होता है। आसान भाषा में टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। अब बजट डेफिसिट क्या होता है? डिफरेंस ये है, टोटल बजटेड रिसीट एंड द एक्सपेंडिचर यहाँ पे होगा। इट वाज अबॉलिश्ड इन 1997। बजट डेफिसिट जो था ये केवल डिफरेंस देखते थे कि बजट में हमने टोटल रिसीट और एक्सपेंडिचर कितना, ये अबॉलिश हो गया। मोनेटाइज, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। मोनेटाइज में क्या होता है? जितना डेफिसिट हो रहा है, हम आरबीआई से बोलते हैं नई करेंसी इतनी प्रिंट कर दो, तो उतना पैसा आ जाएगा, डेफिसिट फुल हो जाएगा। बट आरबीआई करेंसी प्रिंट कर रही है तो उसका कोई बैकिंग भी तो होना चाहिए। तो दैट इज वाई मोनेटाइज डेफिसिट हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है। कभी भी फर्स्ट एंड पे मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट अलाउ नहीं करना चाहिए, ये साउंड इकोनॉमिक्स नहीं है। तो इट इज रिजॉर्टेड व्हेन गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो फ्रॉम मार्केट। अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो आरबीआई नया पैसा, नया करेंसी, फ्रेश करेंसी प्रिंट करेगा, तो वो डेफिसिट को मोनेटाइज कर दिया। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? वर्ड में ही ग्रॉस लिखा हुआ है। एक्सेस ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, करंट एंड कैपिटल इंक्लूडिंग लोन, नेट ऑफ रिकवरी ओवर रेवेन्यू रिसीट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट में। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट होगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स भी आ गए, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स आ गए, तो वो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हो गया। बट अगर इससे नेट लगाना है तो नेट में क्या होता है? नेट लैंडिंग बाय गवर्नमेंट हम रिड्यूस कर देते हैं। जैसे एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारा आपने पैसा लिया है, उसका इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ जाता है, जो पहले से जो लिया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड एटसेट्रा। तो नेट फिस्कल डेफिसिट में ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से नेट लैंडिंग जो है वो कम कर देते हैं। प्राइमरी डेफिसिट जो होता है ये वो अमाउंट होता है जिसमें गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इट्स डेट। तो प्राइमरी डेफिसिट में जो फिस्कल डेफिसिट था, अब इसमें इंटरेस्ट पेमेंट तो पुराने पिछले कुछ टाइम का आ रहा है, इसको हटा दो। तो प्राइमरी डेफिसिट मतलब लेटेस्ट बताएगा इस साल कितना डेफिसिट आया, पिछला हमने हटा दिया। इंटरेस्ट पेमेंट जो था पुराने डेट का वो हमने हटा दिया। तो दिस इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, अब ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट में क्या होगा? डेफिसिट में ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट जो भी है प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट का, वो हमने हटा दिया। इंटरेस्ट पेमेंट वाइल द प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट इज द रेवेन्यू डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, तो ये सारे टर्म्स हैं, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, नेट फिस्कल डेफिसिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। मोनेटाइज्ड डेफिसिट, सवाल इससे आएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है प्राइमरी डेफिसिट। मोनेटाइज्ड डेफिसिट मतलब जो डेफिसिट हुआ है, आरबीआई नया पैसा छाप रहा है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है
जो डेफिसिट हुआ है, फिस्कल डेफिसिट हुआ है, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, उससे जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो हमने हटा दिया। ये दो चीज बस याद रखना है अच्छे से। और फिस्कल डेफिसिट तो पता ही है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट। ओके, अब इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है इसका कंपोजिशन क्या है? बिकॉज यूक्रेन क्राइसिस के बाद से ही हम देख रहे हैं फॉरेन ट्रेड में काफी ज्यादा एम्फेसिस हो रहा है। हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया प्राइमरली इंपोर्ट क्या करता है? एक तो बल्क होता है और एक नॉन बल्क होता है। बल्क में हम इंपोर्ट इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। आयात बाहर देश से इंडिया में बुला रहे हैं तो वो इंपोर्ट है। प्राइमरली बल्क हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम क्रूड प्रोडक्ट्स को, पेट्रोलियम तेल। बल्क कंजम्पशन गुड्स में हम सीरियल्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल और इवन शुगर को भी इंपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइजर्स, नॉन फेरस मेटल्स, पेपर बोर्ड, रबर, पल्प, वेस्ट पेपर, मेटालिक ओर, आयरन, स्टील, ये सब चीजें हम बल्क में इंपोर्ट करते हैं प्राइमरली। नॉन बल्क में हम क्या करते हैं? कैपिटल गुड्स करते हैं, जैसे मेटल, मशीन, इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, प्रोजेक्ट गुड्स, ये सारी चीजें। पर्ल्स, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल, टेक्सटाइल, यार्न, फैब्रिक्स, कैश्यूनट, ये इंपोर्ट करते हैं। आर्टिफिशियल रेजिन्स, प्लास्टिक मटेरियल, प्रोफेशनल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, कोल, इवन कोल भी एंड कोक भी दोनों इंपोर्ट करते हैं। केमिकल, नॉन मेटेलिक, मिनरल मैन्युफैक्चर। तो ये जितने भी नाम है ना, ये सब हो रहे हैं इंपोर्ट। ऐसा एमसीक्यू आ सकता है कि आपसे पूछे इनमें से कौन सा प्राइमरली इंपोर्ट का गुड है, कौन सा एक्सपोर्ट का गुड है। तो ये सारे प्राइमरली ये इंपोर्ट में हम बुलाते हैं। एक्सपोर्ट क्या करते हैं? एक्सपोर्ट में से जैसे अभी वीट का एक्सपोर्ट करने की भी बात हो रही है, हम एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स प्राइमरली करते हैं। रशिया में हम टी बेचते हैं, कॉफी, टी, ऑयल, केक्स, टोबैको, कैश्यू, कर्नल्स, स्पाइसेस, शुगर, रॉ कॉटन, राइस, फिश, मीट, वेजिटेबल ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल पल्सेस, ये हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। देखो, पल्सेस एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, वो बैलेंस आउट हो जाते हैं। ओर्स एंड मिनरल्स भी हम करते हैं, मैंगनीज ओर, माइका, आयरन ओर। देखो, आयरन ओर एक्सपोर्ट भी है, स्टील इंपोर्ट भी है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स करते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल में। गारमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड होता है टेक्निकल टेक्सटाइल, इसका क्या मतलब है बताइए? ये बहुत बजवर्ड बना हुआ है। जूट मैन्युफैक्चरर, लेदर, फुटवेयर, हैंडीक्राफ्ट, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, केमिकल इंजीनियरिंग गुड्स एंड आयरन स्टील, ये एक्सपोर्ट हम करते हैं। मिनरल फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट भी हम करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट हुआ और ये सारे प्राइमरली इंपोर्ट हुए। आज वर्ल्ड बैंक काफी न्यूज में है, तो लेट अस लर्न अबाउट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था। वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुआ, ब्रिटेन वुड ट्विन है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका नाम था और आईएमएफ के साथ में ये बना। बाद में आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक का बना। तो दिस इज वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनेगा, इसमें और भी इंस्टीट्यूशंस आएंगे। तो ये दोनों कहलाए ब्रेटन वुड ट्विंस, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक जो है ग्लोबल पार्टनरशिप है, इसकी 5 इंस्टीट्यूशंस है। बैंक है तो बैंक बेसिकली, देखो डिफरेंस ये याद रखना है, बैंक मतलब वो बैंक जैसा काम करेगा, लोन देगा, ग्रोथ करवाएगा, एम्प्लॉयमेंट जैसा, पोवर्टी कम करेगा, रीबिल्ड करेगा। जैसे बैंक लोन्स देते हैं ना कितनी सारी चीजों की। सो वर्ल्ड बैंक इज मोर अबाउट लाइक वेलफेयर टाइप ऑफ वर्क कर रहा है। आईएमएफ जो होता है ये प्योरली मॉनेटरी रिलेटेड, फिस्कल रिलेटेड वर्क में करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंट्रीज की इकोनॉमी करेक्ट है या नहीं है, उसमें क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, लाइक दैट। तो अगर इनकी कोई रिपोर्ट्स भी आती है, कोई वर्क भी आता है, तो वी कैन डिफरेंशिएट कि प्राइमरली वर्ल्ड बैंक का स्कोप क्या है, आईएमएफ का स्कोप क्या है, इससे एलिमिनेशन पॉसिबल होता है। तो ये चीज हुई। वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है। मेजर रिपोर्ट्स इसकी ये 3 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बीच में ये बंद हो गई बिकॉज इसमें बड़ा फ्रॉड हो रहा था। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये मेजर रिपोर्ट्स हैं। 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इसके। एक है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी मीगा, और एक है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर डेवलप सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। हम इसके मेंबर नहीं है, हम केवल इस 4 के मेंबर हैं। ओके, सो दिस इज वर्ल्ड बैंक और ये 3 रिपोर्ट इसकी याद रखनी है। ये हैं, अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी अभी एक स्पीच में बात किया। आप हैं रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर अलूरी सीताराम राजू, 1897 टू 1924, आंध्र प्रदेश से हैं। तो अभी बर्थ प्लेस पे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे कोमेमोरेंस यहाँ पे याद किया। आप कौन थे? आप इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे हु वेज्ड एन आर्म्ड कैंपेन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। आप मंक बने एट द एज ऑफ 18।
प्रेजेंट डे आंध्रा में थे, आप इन्वॉल्व थे एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज रेस्पॉन्स 1882। एक्चुअली ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फॉरेस्ट वालों को उनके राइट्स डिनाई करते थे, तो इससे जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज है, आदिवासीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटी का मूवमेंट ब्लॉक होता था, तो उनको वेपन्स उठाने पड़ते थे अगेंस्ट दिस फिरंग ब्रिटिश लोग। तो फॉरेस्ट हैबिटेट ही उनसे छीन लिया, उनका घर है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे, जिसको पोडू बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पोडू, तो आर्म्स उठाए यहाँ पर। फिर डिसकंटेंट हुआ ब्रिटिश से, तो रंपा रिबेलियन होता है, रंपा रिबेलियन 1922, इसके आप लीडर थे। फिर आपका निकनेम था मान्यम वीरा रुडू, वीर रुडू, हीरो ऑफ द जंगल, लोकल विलेजर्स बताते थे फॉर हिज हेरोइक एक्सप्लॉइट्स। 1924 में ब्रिटिशर्स ने उनको यहाँ पे टाई किया और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। सो ये है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में, आंध्रा अलूरी सीताराम राजू। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। जो अमृत महोत्सव सीरीज चल रही है डेली में टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा हूँ, कीप अ टैब, उससे सवाल आना चाहिए, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। ओके, सो दिस इज सीताराम अलू राजू, अलूरी राजू, आंध्रा। Then this is World Bank, this is export import, deficit, painting music, mansabdari land revenue, earthquakes, and this is volcanism, DPSP or certain facts. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.